तो स्वागत है आपका बड़ी खबर में। मैं आपके साथ तहसीन फातिमा। आइए खबरों की ओर बढ़ते हैं। यूपी पंचायत चुनाव की सबसे पहले बात करते हैं। पंचायत चुनाव में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। सपा समर्थित उम्मीदवारों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है और ऐसे में जिला पंचायत की 790 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। 599 सीटों पर बीजेपी जीती है। बीजेपी के उम्मीदवार जीते हैं तो वहीं 354 सीटों पर बसपा रही है। उम्मीदवारों को जीत मिली है और ऐसे में अगर बात निर्दलीय की करी तो निर्दलीय 1247 सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस को महज 60 सीटें ही मिली है। तो यूपी पंचायत चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। सपा समर्थित उम्मीदवारों ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। जिला पंचायत की 790 सीटों पर समाजवादी पार्टी जीती है। 599 सीटें महज बीजेपी के खाते में आई है। ये बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है। 354 सीटों पर बसपा के उम्मीदवारों को जीत मिली है तो वहीं 1247 सीटों पर निर्दलीय को जीत मिली है। तो जीत का जश्न भी मनाया जा रहा है, लेकिन जश्न की मनाएगी है बावजूद इसके हर तरफ जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तो सपा को 2021 में बड़ी खुशखबरी मिली है। ये 2022 के चुनाव की तस्वीर भी साफ करता है और ऐसे में अब बीजेपी को इस चुनाव से काफ़ी कुछ सीख लेनी है और ऐसे में कई ऐसे मुद्दे हैं जो इस दौरान काम आए हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी एक्टिव मोड में रही है। चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे कोरोना का मुद्दा हो, चाहे किसान का मुद्दा हो, हर मुद्दे को समाजवादी पार्टी उठाती हुई है और वही फैक्टर काम आया है। खबर अमरोहा से। जिला पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। 27 सीटों में से 8 पर एसपी बीएसपी का कब्जा रहा। 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। अन्य खाते में 5 सीटें आई हैं। कांग्रेस का खाता नहीं खुला है। यहां पर कांग्रेस पस्त होती हुई नजर आई है। कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। कांग्रेस की यहां पर हालत बुरी है। कांग्रेस को एक भी सीट हासिल नहीं हुई। जिला पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए। 27 सीटों में से 8 पर सपा बसपा आई है तो वहीं 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है। कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 5 सीटें आई हैं। यहां पर कांग्रेस को तगड़ा झटका लगा है। तो केके शर्मा संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। केके शर्मा, बात अगर समूचे मतगणना के नतीजे की किया जाए तो वहां पर बीजेपी सबसे पीछे होती हुई दिखाई दे रही है। कौन सा मुद्दा, कौन सा फैक्टर यहां पर काम आ रहा है? यहाँ पर अगर कोई फैक्टर काम आ रहा है तो वो किसान का फैक्टर काम आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन इस उत्तर प्रदेश की जान है। किसान इस उत्तर प्रदेश की जान है। किसानों के जरिए ही उत्तर प्रदेश के विकास की गाथा लिखी जाती है और यहाँ पर जब से किसान बीजेपी से रूठा है उसका नतीजा इन पंचायत चुनावों में नजर आ रहा है। और साथ ही साथ कुछ यहाँ पर भीतर घात भी हुआ है। सबसे बड़ी बात भीतर घात। जिन लोगों ने बीजेपी की तरफ से टिकट मांगा था उन्हें टिकट नहीं मिला है। पार्टी पॉलिटिक्स में टिकट नहीं मिला है। उन्होंने निर्दलीय खड़े हुए या दूसरे लोगों को समर्थन दिया है, जिसके बाद बीजेपी को एक सेटबैक देखने को मिला है। यहाँ पर बसपा, रालोद और सपा, इन तीनों ने एक बार पंचायत चुनाव में बताया है कि किसानों और गांव में अभी तक इन तीनों की पैठ दोबारा से मजबूत हो गई है। पहले बीजेपी ने सूपड़ा साफ कर दिया था विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी, और अब इन तीनों के कॉम्बिनेशन को जिस तरीके से लोगों ने जिताया है, निर्दलीय लोगों को जिताया है, वो बताता है कि कहीं ना कहीं किसानों को तो बीजेपी के पिछड़ने के पीछे की वजह सिर्फ किसान आंदोलन माने क्या हम? भीतर घात भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिन जिन प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था वो पसंद में नहीं थे। जैसे यहाँ पर मैं मीनाक्षी बराला की बात बताऊं, वो 5वें नंबर पर आई हैं। अमित मोतला मांग रहे थे सीट, टिकट नहीं दिया, निर्दलीय खड़े हुए, अपने आप को भी जिताया, अपने समर्थित उम्मीदवार को भी जिताया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोऑर्डिनेशन जो बीजेपी में दिखता था, जो अनुशासन दिखता था, वो अनुशासन यहाँ पर नहीं दिखा। और फिर कोड़ में खाज किसान आंदोलन। तो अंदरूनी कला बीजेपी की हार की वजह हम माने?
जी बिल्कुल ठीक आपने पकड़ा। अंदरूनी कलह, भीतराघात, कोऑर्डिनेशन की कमी, मिसमैनेजमेंट और बंगाल चुनाव की तरफ ज्यादा ध्यान, ये 4-5 फैक्टर में हम बीजेपी की हार को समाहित कर सकते हैं। जी इन सब के बीच अब सवाल इस बात का है क्योंकि 2022 के सेमीफाइनल माना जा रहा था पंचायत चुनाव, बीजेपी को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जी हाँ, सड़क पर उतरने की जरूरत है। योगी सरकार को अब खुली छूट मिलने की जरूरत है। योगी सरकार को चाहिए कि वो अधिकारियों पर, कर्मचारियों पर इतना रिलाय ना करें जितना वो कर रहे हैं। उन्होंने कोविड की सारी टीमें बनाई हैं, लेकिन उन टीमों का जो रिपोर्ट कार्ड है अगर वो माइन्यूटली देखेंगे तो उन्हें पता चल जाएगा कि उनकी नीतियों में, योगी सरकार की नीतियों में कमी नहीं है, उनके क्रियान्वयन में कमी है। और जिसका खामियाजा हमें गांव की पॉलिटिक्स में देखने को मिला। केवल न्यूज 1 इंडिया ही एक ऐसा चैनल है बार बार दिखा रहा था कि गांव की पंचायत में कि गांव के क्या हालात है, और उसके बावजूद अगर भाजपा सरकार अभी नहीं चेतती है तो वो दिन दूर नहीं कि 2022 में बंगाल जैसी हालत हो जाए। लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि योगी की नीतियां बेकार नहीं है, योगी के अधिकारी बेकार है। जब तक आप लखनऊ से फोन ना कराएं तब तक काम नहीं होता है। गेहूं की बिक्री से लेकर आलू के डिस्ट्रीब्यूशन तक, और फिर अब गन्ने का जो, ये तीनों चीजें इन पर मेहनत करनी पड़ेगी। और उससे इधर जो गाँव में अब कोरोना फैल रहा है, अगर उसमें भी योगी सरकार ने मेहनत कर ली तो नतीजा पलट सकता है। 2022 में फिर बीजेपी आ सकती है। जी चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है झांसी से। यह खबर है जिला पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। झांसी में जिला पंचायत की 24 सीटों के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की अहम जानकारी, 24 सीटों में से 9 बीजेपी के कब्जे में आई है। तो सपा के कब्जे में 4, कांग्रेस 1 पर और बीएसपी ने 3 सीटें हासिल की है। निर्दलीय की अगर बात करें तो निर्दलीय के खाते में 7 सीटें आई हैं। तो यहां पर बीजेपी आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जिला पंचायत की 24 सीटों के नतीजे सामने आ गए हैं। 9 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो अलग अलग जिलों से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। मनु सिंह भी जुड़े हुए हैं और यहाँ पर के भी जुड़े हुए हैं। और आपको बता दें कि आगरा से हमारे संवाददाता संदीप भी जुड़े हुए हैं जानकारी देने के लिए। तो मनु, आपके पास आएंगे। बात अगर प्रतापगढ़ की करें तो यहाँ पर नतीजे किस तरीके के सामने आ रहे हैं? जिस तरह से सपा का दबदबा रहा है, सपा यहाँ पे प्रतापगढ़ में 16 सीटें जीती हुई है, भाजपा 7 सीटें है। तो उन्हें लगातार प्रतापगढ़ में राजा भैया की बात की जाए तो उन्होंने जनसत्ता दल से, जहाँ पे उन्होंने 12 सीट निकाले हैं, तो उन्हें कांग्रेस 5 सीट की बात की जाए तो लगातार प्रतापगढ़ में सपा का दबदबा रहा। तो भाजपा खेल रही। जिस तरह से प्रतापगढ़ में सब विधायक की बात की जाए, सांसद की बात की जाए तो सांसद अपने बहन के प्रधान के चुनाव के लिए प्रचार करते हैं, जातिगत प्रचार करते हैं, मुस्लिम समाज को सीधा कहते हैं कि वोट ना दे, मुस्लिम समाज मुझे वोट नहीं चाहिए। वही उनकी बहन प्रधानी के चुनाव हार जाती है। तो रानीगंज विधायक की बात की जाए, रानीगंज विधायक धीरज ओझा है, जहाँ उनके भाई खुद डीडीसी का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने चुनाव हार गया, तो अपने भतीजे का चुनाव हार गए, वहीं भाइयों के चुनाव हार गए। लगातार प्रतापगढ़ में भाजपा जिस तरह से फेल नजर आई, उस तरह से प्रतापगढ़ में लगातार सपा का दबदबा रहा। बिल्कुल आपके पास लौटेंगे। संदीप, मैं आपके पास आऊंगी। बात अगर आगरा की किया जाए तो आगरा पूरी तरीके से यहाँ पर बहुत समझदार वहां पर लोग होते हैं और सबसे ज्यादा मुद्दों पर वोट देते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बात किया जाए मतगणना के नतीजों की तो किस तरीके के नतीजे वहां पर निकल कर सामने आए? कौन सी पार्टी सबसे आगे यहाँ पर दिखाई दे रही है? देखिए, बिल्कुल अगर आगरा की बात की जाए तो आगरा जिला पंचायत जो पागलपुर है उसमें बीजेपी ने 19 सीटें ली है। वहीं बसपा की बात करें तो बसपा ने 70 सीटें हासिल की है। वहीं एसपी की बात करें तो एसपी ने 5 सीटें ली है। वहीं आरएलडी ने 1, अदर 9 सीटें मिली है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो भाजपा है उसे अपनी आगरा में बढ़ोतरी जाहिर की है कि भाजपा का प्रचंड लगातार आगरा के अंदर बना हुआ है। लोगों में भाजपा के लिए एक लहर भी देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि जो आगरा है वो देहात क्षेत्र से ज्यादा बिलोंग करता है। लेकिन कुछ ऐसे प्रत्याशी है जिनके विधायक से ताल्लुक है, सांसदों से ताल्लुक है, क्या उसका भी असर देखने को मिला है? ये फैक्टर भी काम आया है?
देखिए बिल्कुल इसके साथ तौर से आप कह सकते हैं कि जो देहात देश में है वहाँ राजनीति ज्यादा देखी जाती है, तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि उनके जो सत्ताधारी नेता हैं उनसे कहीं ना कहीं संपर्क जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उसके लिए भी काफी मदद मिली है। वहीं उनका कहना यही है कि कैसे भी करके विधायक सांसद जो है उन्होंने पूरी ताकत झोंकी है कि किसी भी तरीके से आगरा में भाजपा की स्थिति बढ़त हो, तो कहीं ना कहीं आज आगरा की बात करें तो आगरा में भाजपा आ गई। बिल्कुल के शर्मा, मैं आपके पास आऊंगी। चूंकि मेरठ जहां पर काफी ज्यादा किसान रहते हैं वहां पर फसलें बहुत ज्यादा उगती हैं। बात अगर करा जाए किसान के आंदोलन की, हालांकि हर पार्टी ने बहुत मेहनत की है जीत को पाने के लिए, लेकिन क्या जिस तरह से देखा जा रहा था कि किसान आंदोलन कहीं ना कहीं बीजेपी को घातक साबित कर सकता है, बीजेपी को घात पहुंचा सकता है, क्या उस तरीके की तस्वीर दिखाई दे रही है मेरठ में? जिस तरीके से रालोद को यहाँ पर सीटें मिली हैं, जिस तरीके से रालोद समर्थित उम्मीदवार यहाँ पर जीते हैं, उसके बाद तो इस बात पर मोहर लग गई है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सहारनपुर में किसान आंदोलन का इन जिला पंचायत के चुनावों पर सीधा सीधा असर पड़ा है। और दूसरी बड़ी बात, जब भाजपा के सांसद, विधायक और दूसरे प्रतिनिधियों के समर्थित व्यक्तियों को सीटें नहीं मिली, तो उसके बाद उन्होंने उन लोगों का समर्थन किया जो लोग निर्दलीय खड़े हुए थे। वो है बीजेपी के, लेकिन निर्दलीय खड़े हुए थे, इसलिए उन्हें जीत मिली। तो कहीं ना कहीं जिला अध्यक्ष से लेकर भाजपा के दूसरे बड़े पदाधिकारियों पर इन जिला पंचायत चुनाव के बाद घास गिरनी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी को वोटें मिली हैं, वो बीजेपी की वोटें हमें बताती हैं कि नंबर 2 के जो दूसरे कैंडिडेट है वो बहुत कम मार्जिन से आ रहे हैं बीजेपी के जो कैंडिडेट है। लेकिन इसके पीछे एक ठोस रणनीति का अभाव था। ठोस रणनीति के अभाव के चलते यहाँ पर कम से कम 10 से 15 सीटें ऐसी थी जिस पे बीजेपी जीत सकती थी, लेकिन नहीं जीत पाई। अब इसी पर मंथन होगा और किसान आंदोलन के प्रभाव को देखने के लिए एक बार फिर मीटिंग्स होंगी। लेकिन एक बात तय है, भाजपा के लिए, योगी सरकार के लिए इसको एक वरदान के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि ये फीडबैक है। इस फीडबैक से जो इन लोगों को शिक्षाएं मिल रही हैं, उन्हें 2022 तक दूर कर एक बार फिर अपनी ठोस क्रियान्वयन नीति अपनाते हुए कोरोना की लड़ाई 2022 में बीजेपी को फिर जीत दिला सकती है, लेकिन अभी दिल्ली दूर है। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास लौटेंगे। अगर मनु बात किया जाए यहाँ पर जाति फैक्टर की, तो क्या वहां पर जाति फैक्टर भी देखने को मिला? जाति टक्कर की बात की जाए, जिस तरह से यहाँ पे निर्दलीय सबसे ज्यादा रह चुके हैं, जहाँ पे 21 सीटों की बात की जाए, निर्दलीय 21 सीट जीत चुके हैं। जहाँ जनसत्ता दल लगातार दबदबा बनाए रहे, 12 सीट है जहाँ राजा भैया खुद अपनी पार्टी बनाए थे, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक, जहाँ उन्होंने अपने खाली एक विधानसभा में लड़ाया था, जहाँ पे विधानसभा में लड़ाते हुए उन्होंने 12 सीट निकाली है। तो वहीं लगातार सपा का भी दबदबा रहा, जहाँ 17 सीट जनपद भर में निकाली है, लेकिन दबदबा भाजपा का फेल रहा। जिस तरह से भाजपा ने 7 सीट निकाली है, लगातार बड़े बड़े नेता, विधायक और सांसद लगातार गांव-गांव जाकर खुद प्रचार किए, चाहे रिश्तेदार की बात की जाए या भाई की बात की जाए या बहन की बात की जाए, लगातार जातिगत से भाजपा के विधायक और सांसद ने प्रचार कर रहे थे और वीडियो भी वायरल हो रहा था। लगा चाहे मुस्लिम समाज की बात की जाए, चाहे दलित समाज की बात की जाए, सीधा मुस्लिम समाज पर दावे उठा रहे थे। ठीक है संदीप, ठीक है मनु, के शर्मा, आप लोग बने रहिए, आपके पास लौटेंगे। हालांकि यहाँ पर जो जानकारी हमारे संवाददाता दे रहे थे वो पूरी तरीके से साफ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर पंचायत चुनाव में कहीं बीजेपी की बढ़त दिखाई दे रही, तो कहीं बीजेपी पीछे होती हुई दिखाई दे रही, कहीं जाति फैक्टर चला है, तो कहीं कई ऐसा मुद्दा है वो काम आया है जिसमें विपक्ष बड़ा एक्टिव रहा था। खैर, इसी के साथ देखिए एक खबर मिल रही है पंचायत चुनाव से जुड़ी। पंचायत चुनाव के नतीजों पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से विजय हुए सभी उम्मीदवारों को बधाई दी है। चुनौतीपूर्ण कालखंड में आप सभी स्थानीय प्रशासन का सहयोग करें। सभी, ये कहा गया है, नवनिर्वाचित सदस्य मानवता की सेवा में सहयोगी बने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है। और साथ ही साथ चुनाव परिणाम के बाद कोरोना कर्फ्यू प्रोटोकॉल का पालन करें। आप सभी के उज्जवल कार्यकाल के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं, ये ट्वीट किया है सीएम योगी आदित्यनाथ। एसके वाजपेयी जुड़े हुए इस खबर पर जानकारी के साथ। एसके वाजपेयी, नतीजा जो भी आया हो, लेकिन उम्मीदवारों के जो जीतने के लिए जो हौसला अफजाई करनी चाहिए वो हौसला अफजाई ट्वीट के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया।
बिल्कुल, निश्चित तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज ट्वीट कर सभी प्रत्याशियों को बधाई दी जो भी इस त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में विजयी हुए हैं। साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि जिस तरीके से कोरोना काल के दौरान जो ये कठिन समय रहा है, उस दौरान भी ये चुनाव संपन्न हुआ और आप सभी ने विजय प्राप्त की है। तो ऐसी स्थिति में अब आपका ये दायित्व तो बनता है कि आप लोगों के बीच जाएं और जो मदद आपकी तरफ से हो सकती है उसको करें। साथ ही साथ में जिस तरीके से कोरोना कर्फ्यू और कोरोना को लेकर जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की है उसको भी पूरी तरीके से फॉलो करें। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से चुनाव हुआ और चुनाव के बाद चूंकि उत्तर प्रदेश सरकार हर वो संभव कदम उठा रही है जिससे कहीं ना कहीं कोरोना को रोका जा सके, तो जो भी प्रत्याशी हैं वो अपने अपने स्तर पर सहभागी बने। जो उत्तर प्रदेश सरकार अभियान चला रही है, चाहे वो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या बाकी चीजों के हो, उनको पूरा किया जाए और जो दिशा निर्देश उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी किए हैं उनको पूरा करें ताकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। शुक्रिया एसके वाजपेयी तमाम जानकारी के लिए। तो इस बीच मेरठ से खबर मिल रही है, जिला पंचायत के नतीजे जारी कर दिए गए। मेरठ की 33 सीटों पर परिणाम जारी हो गया है। मेरठ में बीजेपी के खाते में 5 सीटें आई हैं। सपा की अगर बात करें तो 8 सीटें हासिल की है। बसपा यहाँ पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। 9 सीटें बसपा के खाते में आई है। रालोद के खाते में 6 सीटें आई है। आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिली है। निर्दलीय के खाते में 4 सीटें आई हैं। के संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी देने के लिए। के शर्मा, अब यहां पर देखिए आगे बढ़ती हुई बसपा दिखाई दे रही है। यहां पर बीजेपी भी पीछे है और सपा भी पीछे है। जी आपको बता दूं, बसपा ने यहाँ पर अप्रत्याशित रूप से जीत दर्ज की है और इसमें दलित फैक्टर कहीं ना कहीं सामने आ रहा है। वो अलग बात है, मुकेश सिद्धार्थ जो दलित नेता है सपा से, हस्तिनापुर की सीट जीतने में उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया हस्तिनापुर के वार्ड से। और यहाँ पर अब बसपा दावा कर रही है कि वो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी धड़ल्ले से लड़ेगी। वहीं पर सपा, बसपा और आप पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी मुलाकातों का दौर शुरू हो गया है जिला अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष के चुनाव के लिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पर भाजपा को कम करके नहीं आंकना चाहिए। भाजपा ने जो सीटें ली हैं वो सीटें जरूर हमको बताती हैं कि भीतर घात का परिणाम है। ये परिणाम और भी बेहतर हो सकता था। एक कारण और बता दूं मैं आपको, यहाँ पर जितने भी बीजेपी के बड़े नेता थे उन सबको बंगाल चुनाव में झोंक दिया गया। पहली प्रायोरिटी पे बंगाल का चुनाव था, उत्तर प्रदेश के जिला पंचायत के चुनाव नहीं थे, जिसका खामियाजा बीजेपी को भी भुगतना पड़ा है। लेकिन एक बात तय है कि आप बीजेपी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिल्कुल, ये बात आप सही कर रहे हैं। बीजेपी को थोड़ा समझना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। के शर्मा, मनु सिंह और संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो ऐसे में आपको बता दें कि लखनऊ से यह खबर मिल रही है, चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट हुई है। पूर्व प्रधान ने नवनिर्वाचित प्रधान की पिटाई की है। नवनिर्वाचित प्रधान के परिजनों को भी पीटा गया है। पीड़ित पक्ष का पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा है। बता दें आपको, डंबा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो डंबा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। नीलेश संवाददाता इस खबर पर जानकारी के साथ जुड़ गए। नीलेश, चुनावी रंजिश में 2 पक्षों में मारपीट का मामला सामने आया है। देखिए, बिल्कुल पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार तमाम जनपदों से ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर मारपीट की घटनाएं सामने आई हैं। राजधानी भी उससे अछूती नहीं रही है। गुड़म्बा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना है जहां पर पूर्व प्रधान जो हार चुके हैं इस चुनाव में, उनकी और वर्तमान जो अभी नवनिर्वाचित प्रधान है बहस हुई, जिसके बाद पूर्व प्रधान। ठीक है नीलेश, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सिद्धार्थनगर से खबर मिल रही है, नवनिर्वाचित प्रधान ने पहले निकाला जुलूस, फिर की मारपीट। पंचायत चुनाव में वोट न देने पर मारपीट। प्रधान ने समर्थकों के साथ मिलकर लोगों को पीटा है। मारपीट और जुलूस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बता दें आपको, लोटन कोतवाली के भीटपारा गांव का ये मामला है। ये देखिए मारपीट का ये वीडियो आपके सामने। पथराव किया जा रहा है इस वीडियो में, आप खुद देखिए। पहले तो जुलूस निकाला और फिर मारपीट की है। प्रधान ने पहले निकाला जुलूस, फिर मारपीट की है। पंचायत चुनाव में वोट न देने पर मारपीट की गई है।
बोलना बोलिया। अब खबर लखनऊ से। दरअसल कोरोना से जंग में योगी सरकार का बड़ा फैसला सामने आया है। दरअसल 14 वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों की कमेटी गठित की गई है। सीएम योगी के निर्देश पर बनाई गई है सलाहकार समिति और ऐसे में सरकार को कोरोना से निपटने की सलाह ये कमेटी देगी। एसजीपीजेआई के निर्देशक आर.के. धीमान होंगे कमेटी के अध्यक्ष। कोरोना मरीजों के बेहतर इलाज के लिए फैसला लिया जाएगा। तो कोरोना मरीजों के लिए बेहतर इलाज के लिए यह फैसला लिया गया है और आगे ये कमेटी सलाह देगी और कैसे कदम होने चाहिए इसको लेकर यह फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।